हेलो एवरीवन। आज हम लोग 10वीं बोर्ड परीक्षा हेतु इतिहास विषय के प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अति लघु क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? अंसर्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म और तथा या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। सेकंड, राष्ट्र राज्य क्या है? राष्ट्र राज्य में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र उन लोगों का गृह क्षेत्र बन जाता है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषाई तथा धार्मिक आधार पर एक समुदाय के रूप में एकजुट होते हैं तथा राजनीतिक आधार पर प्रशासित होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है जो अपने लिए एक अस्थायी महत्वपूर्ण स्थान की बदलते हुए समाज में बनाने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बलों पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उदारवाद से आपका क्या तात्पर्य है? उदारवाद किसे कहते हैं? तो उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लीवर शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समझ सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्ति तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। नेक्स्ट है, रूढ़िवादी कौन थे? तो वो उदारवादियों के विपरीत रूढ़िवादी वे लोग थे जो यह मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। नृजातीय से आप क्या समझते हैं? नृजातीय से आप क्या समझते हैं? एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। नेक्स्ट है, कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या है? एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। नेक्स्ट है, नारीवाद से क्या तात्पर्य है? नारीवाद से क्या अभिप्राय है? नारीवाद एक ऐसा दर्शन है जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इस दर्शन का उदय 18वीं सदी में जर्मनी में हुआ जहां महिलाओं को एक लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। नेक्स्ट है, रूपक से आपका क्या तात्पर्य है? जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं? जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं? जैसे फ्रांस में मेरियन एक नारी रूपक था जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता था। फ्रांस में मेरियन एक नारी रूपक था जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता था। उसी प्रकार जर्मेनिया में भी एक नारी रूपक था जिसे जर्मनी में राष्ट्र का प्रतीक माना जाता था। जर्मेनिया बलूत वृक्षों के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, मारियान से आप क्या समझते हैं? मारियान एक नारी रूपक है जिसे फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया है। मारियान एक नारी रूपक है जिसे फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया है।
मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि जनता का राष्ट्र प्रति कोई याद आती रहे। नेक्स्ट है, ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य? ऑटोमन साम्राज्य अर्थात उस्मानी सल्तनत। ऑटोमन साम्राज्य अर्थात उस्मानी सल्तनत 1299 में पश्चिमोत्तर अनातोलिया में स्थापित एक तुर्क राज्य था। इस साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम एशिया, यूरोप के कुछ देश आते थे, जिसके संस्थापक उस्मान प्रथम थे। मोहम्मद द्वितीय द्वारा 1493 में कुस्तुनतुनिया जीतने के बाद यह एक साम्राज्य में बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में पराजित होने पर इसका विभाजन कर इस पर अधिकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियो कौन था? फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। 1848 ईस्वी में उसने चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र आदि के आदर्श को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांस का महान सेनानायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, काउंट कैमिलो दे काउर कौन था? काउंट कैमिलो दे काउर इटली के सर्डर्निया पिडमॉन्ट राज्य का मंत्री प्रमुख था। उसने इटली के प्रदेशों को स्वीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, जियोसेपी मैत्सनी कौन था? जियोसेपी मैत्सनी इटली का महान क्रांतिकारी था। नेक्स्ट, जियोसेपी मैत्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। नेक्स्ट, यंग इटली क्या था? इसकी स्थापना किसने की? यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ये क्या था? गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में जियोसेपी मैत्सनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए की थी। नेक्स्ट है, जर्मन पंचांग को कब और किसने बनाया? जर्मन पंचांग को किसने और कब बनाया? जर्मन पंचांग को कब और किसने बनाया? तो जर्मन पंचांग या तिथि क्रम का मुख्य पृष्ठ 1798 ईस्वी में पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट है, कार्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं? कार्टर प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता था, जिसका उद्देश्य पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक मोंटेस्क्यू था। कौन था? मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह कथन किसका है? लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह कथन एंड्रियास रेबमान का है। नेक्स्ट, वियना सम्मेलन का मेज़बानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन का मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। नेक्स्ट, जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई? जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना प्रशिया के अनुरोध पर 1834 ईस्वी को हुई, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। नेक्स्ट, मताधिकार किसे कहते हैं? तो मताधिकार किसे कहते हैं? वोट देने के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मेटरनिक का। विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है।
नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन कौन थे? तो इसके निर्माता प्राशिया का शासक विलियम प्रथम और प्राशिया का चांसलर बिस्मार्क थे। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन कौन थे? तो इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार इटली के मेज़ीनी, कावूर और गेरिबाल्डी जैसे महान क्रांतिकारी और विचारक, और सरडनिया का शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय था। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति की मुख्य देन क्या है? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 से 1815 के बीच। तो फ्रांस की क्रांति के द्वारा प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। इस क्रांति ने यह घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही इसकी नीतियां तय करेंगी। नेक्स्ट, बिस्मार्क का परिचय दे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिस्मार्क का परिचय दे, उसकी जर्मनी के एकीकरण में क्या भूमिका थी, या बिस्मार्क कौन था, उसने कौन सी नीति अपनाई। बिस्मार्क जर्मनी का एक महान नेता था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए। एकीकरण के लिए उसके द्वारा अपनाई गई नीति रक्त और लौह की नीति के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। कौन सी नीति के नाम पे प्रसिद्ध है? रक्त और लौह की नीति के नाम से। नेक्स्ट है, रूसो का परिचय दें और बताएं कि फ्रांस की क्रांति में उसकी क्या भूमिका थी। रूसो एक महान विचारक था। रूसो का प्रभाव फ्रांस की जनता पर अन्य लेखकों और विचारकों की तुलना में सबसे अधिक पड़ी। उसकी पुस्तक सामाजिक समझौता, उसकी कौन सी पुस्तक थी? सामाजिक समझौता द्वारा लोगों की क्रांति के लिए प्रेरित करने वाले विचार मिले। उसने लोगों के सामने ऐसी समाज की स्थापना का विचार रखा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की प्राप्ति की आशा थी। उसके इन नवीन विचारों से क्रांतिकारी विस्फोट का जन्म दिया। नेक्स्ट है, 1815 का वियना संधि के क्या उद्देश्य थे? 1815 के वियना संधि के उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना और दूसरा बुर्बो वंश को सत्ता में पुनः बहाल करना है। नेक्स्ट है, 1830 की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? 1830 के क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता पर बहाल कर किया गया, उन्हें क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनके स्थान पर अब संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुए। फ्रांस में सत्ता लुई फिलिप को सौंपी गई। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में सत्ता लुई फिलिप को सौंपी गई। नेक्स्ट है, 1848 की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? 1848 की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के शासक लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी और वहाँ एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। धन्यवाद।